सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 लर्निंग हब पर स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये उस चैप्टर की दूसरी वीडियो रहेगी। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसे चेकआउट कर लें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो जाकर ज़रूर वो वीडियो चेकआउट कर लें। इस वीडियो में अगला पार्ट ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे संसाधनों का विकास क्या है, संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है, भू संसाधन क्या होते हैं, भारत में भू संसाधन उपयोग के प्रारूप क्या हैं, भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण होते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल S2 लर्निंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इस तरह की वीडियो आप तक ला सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधनों का विकास क्या होता है। तो मनुष्य को जीवन यापन के लिए, जीवन की गुणवत्ता के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं, और लेकिन मनुष्यों के द्वारा जो संसाधन हैं उनका अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण निम्नलिखित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। कुछ व्यक्तियों को लालचवश संसाधनों का जो ह्रास है, समाज के कुछ लोगों के हाथ में संसाधनों के होने के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ चुका है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के पास बहुत अधिक संसाधन है, गरीब वर्ग के पास संसाधनों की बहुत कमी है, इसलिए संसाधन दो वर्गों में बढ़ चुका है। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट इसके कारण पैदा हो गया है, क्योंकि अमीर वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका दोहन करें संसाधनों का, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ओजोन परत अवक्षय आदि की समस्या पैदा हो रही है। विश्व शांति और मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में ठीक ढंग से बंटवारा बहुत आवश्यक है, ताकि विश्व का कोई भी नागरिक संसाधनों से वंचित ना रहे। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन से तात्पर्य है कि संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन बहुत ज़रूरी है, और देश के विभिन्न प्रदेशों में इस संसाधनों की हमें तालिका बनानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए हमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने पड़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, और सर्वेक्षण करके उनका मानचित्र तैयार करना पड़ेगा। संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाना होगा। ऐसा करके हम संसाधनों को नियोजित करने में सफल हो सकते हैं। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के समन्वय स्थापित करके हमें संसाधन नियोजन में काफ़ी मदद मिल सकती हैं। भू संसाधन क्या होते हैं? अब भू संसाधन देखते हैं। भूमि एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे वन्य जीव हो या मानव स्वयं हो, सभी के सभी जो हैं भूमि पर आश्रित हैं। और भूमि क्योंकि एक सीमित संसाधन है, कहीं कहीं ये रियूजेबल संसाधन भी दिया गया है, लेकिन वो गलत अवधारणा है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग हमें सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में जो कुल क्षेत्रफल हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। भारत का कुल भूमि का जो हिस्सा है उसमें से 43% पर हमारे मैदान हैं। भारत में 30% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र हैं, और भारत में 27% भाग पठारीय हैं। तो ये परसेंटेज आप ज़रूर याद रख लें। 43%, 43% पर मैदान, 30% पर पर्वतीय
क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, और 27% हमारा पठारी हिस्सा है भारत में। भारत में भू उपयोग के प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, पहला भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। अब भौतिक कारक कौन सा होता है? जैसे भूमि की आकृति, यानी आपकी भूमि जो है वो किस प्रकार की है उसे भू आकृति कहते हैं। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि आपकी भूमि मैदानी है या पर्वतीय है या पठारीय है, वो भू आकार होता है, भूमि की आकृति होती हैं, उसके आधार पे भूमि का उपयोग निर्धारित होता है। जैसे मैदानी एरिया है वहाँ पे भूमि उपयोग सरल होता है, वहाँ पे कृषि करना आसान होता है क्योंकि समतल भूमि होती है, वहाँ पे परिवहन के साधन विकसित करना आसान होता है, रोड बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आपके पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि का उपयोग है वो बहुत कठिन है, वहाँ पे रोड बनाना कठिन है, खेती करना कठिन है। तो उस आधार पे मैदानी क्षेत्र जो हैं वो काफ़ी प्रीफर करता है मानव रहने के लिए, और मैदानी क्षेत्र हमारे पास सिर्फ 43% है। दूसरा जो भौतिक कारक भूमि उपयोग को निर्धारित करता है वो है जलवायु, यानी किस क्षेत्र में जलवायु कैसी है, अधिक टेम्परेचर तो नहीं है, हाई टेम्परेचर तो नहीं है, ज़्यादा लो टेम्परेचर तो नहीं है। अगर अधिक हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा तो ऐसे स्थानों पर जीवन निर्वाह करना काफ़ी कठिन होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में मानव नहीं निवास करता है। इसलिए हमारे जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं जैसे थार मरुस्थल हैं, आपका ऊपर लद्दाख का रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या निवास करती हैं क्योंकि यहाँ पे जलवायु फैक्टर जो हैं वो मानव को रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ की जलवायु बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत हानिकारक होती हैं, इंसान को सर्वाइव करने की में बहुत कठिनाई आती हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो भूमि जो है वो वीरान रहती हैं। और तीसरा भौतिक कारक है आपका मृदा के प्रकार, यानी जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा होगी, उपजाऊ मृदा जिस क्षेत्र में होगी आदमी उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेगा क्योंकि उसे अपनी फसल भी उगानी है, भोजन भी कहीं से प्राप्त करना है। तो मृदा का प्रकार भी अहम भूमिका निभाता है भूमि उपयोग में। तो जो हमारे पास मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे उपयोग आपके पास उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं, वहाँ पे आपके पास जो जलोढ़ मृदा हैं, ध्यान रखें जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं मैदानों में। तो जलोढ़ मृदा जो हैं काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती हैं आपकी खाद्यान्न फसलों के उगाने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर सघन जनसंख्या बसी हुई है। दूसरा जो मानवीय कारक हैं भूमि उपयोग के वो कौन कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व, यानी किस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं वो भी भूमि उपयोग पर काफ़ी प्रभाव डालता है। यदि ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम कृषि क्षेत्र योग्य भूमि पर किया जाता है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र आपका संकीर्ण होता जाता है, कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता कम होती जाती है और खाद्यान्न फसलें उगाने में दिक्कत आती हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भूमि उपयोग में। तकनीकी क्षमता, यानी मानव कितना सक्षम है भूमि को उपजाऊ बनाने में, यानी कितनी वैज्ञानिक तरीके से कितना मानव शिक्षित हो चुका है कि वो अनुपजाऊ भूमि को भी उपजाऊ बना ले। ये इसलिए तकनीकी क्षमता जो है वो भी भूमि उपयोग में अहम भूमिका निभाती हैं। तीसरा है आपके पास सांस्कृतिक और परंपराएं, ये भूमि उपयोग में किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? तो संस्कृति और परंपराएं, यानी ये मानव समाज की एक अपनी विशेषता है। हर मानव अपनी संस्कृति और अपने समाज के साथ रहना सहज समझता है, रहना उससे अच्छा लगता है, इसलिए जिस जगह पर उसके समाज से संबंधित लोग रहते हैं वो उसी जगह पर
अपने आप को रहने में सकुशल समझता है। इसलिए जो अपनी संस्कृति से उसे लगाव होता है, अपनी संस्कृति उसे बहुत प्यारी होती है, इसलिए हर मानव अपनी संस्कृति के लोगों के साथ अपने समाज में रहना चाहता है, जिसके कारण भूमि पर जो है वो भूमि उपयोग प्रभावित होता है ऐसे क्षेत्रों में। भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। इनमें से सिर्फ 93% भाग ही के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। स्थानीय चरागाहों के अंतर्गत जो भूमि है वो कम हुई है। भूमि निम्नीकरण के जो कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, यानी भूमि की क्वालिटी, यानी भूमि का उपजाऊपन ख़त्म होना और भूमि का बंजरपन बढ़ना, उसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं, भूमि क्यों अनुपजाऊ होती हैं, क्यों उसका उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है, उसके लिए निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, वन उन्मूलन, यानी वनों का लगातार कटाई करने के कारण भूमि का अपरदन होता है, जिसके कारण उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है और हमारी जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पे हैं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा आपका है खनन, यानी जिन क्षेत्रों में आपकी खनन क्रियाएं चल रही हैं, यानी आपके जो रिसोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज खोदे जा रहे हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र पर उन खदानों से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हवा के द्वारा या किसी वाहन के द्वारा शिफ्ट करके डिपॉजिट किया जाता है, जिसके कारण भूमि का जो है निम्नीकरण होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तीसरा है बंजर भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पर फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसका भी निम्नीकरण होता है। वो किस प्रकार से, यानी अगर उस भूमि पर वन नहीं है, कृषि नहीं की जा रही है, तो बारिश के कारण या हवा के कारण वो भूमि अपरदित होती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण वहाँ पे होता है। अति पशुचारण, यानी भारत एक जो है पशुपालक देश है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पशु भारत में पाले जाते हैं, तो इन पशुओं को चारे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इन्हें चराने के लिए जो चरागाहें हैं वो निश्चित नहीं हैं, इसलिए हम उपजाऊ भूमि में भी इन्हें चराने के लिए ले जाते हैं, जिसके कारण जो जड़ी बूटियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको खाकर ये वहाँ की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं, जिसके कारण ये अति पशुचारण भी जो है भूमि निम्नीकरण का एक कारण बन जाता है। अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं भूमि निम्नीकरण को हम कैसे रोक सकते हैं। पहला कारण वन रोपण। तो भूमि निम्नीकरण को अगर हमने कम करना है तो हमें वनों को लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाकर क्या फ़ायदा होगा कि जहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे वहाँ पे वो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, यानी पेड़ों की जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ कर रखती है, और जब बारिश होगी तो वो मिट्टी बह कर नहीं जा पाएगी और हमारे जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी। दूसरा है चरागाहों का उचित प्रबंधन, यानी पशुचारण के लिए हमें निश्चित चरागाहें बनाने पड़ेंगे, ताकि जो बाकी की भूमि है वो हम कृषि उपयोग में ला सकें। तो चरागाहों का हमें निर्धारण करना होगा, निश्चित प्रबंधन करना होगा चरागाहों का। पशुचारण नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी नियंत्रित क्षेत्र पर ही पशुओं को चारा उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो इससे भी आपका भूमि निम्नीकरण रोका जा सकता है। रेतीली टीलों का कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर करना, यानी जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पे रेत हैं, वहाँ पे भूमि निम्नीकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ पे बाकी पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं, तो जो वहाँ के जलवायु के अनुसार सर्वाइव करने वाले पेड़ पौधे हैं, जैसे कंटीली झाड़ियाँ, खजूर वगैरह, वो पेड़ हमें इन रेगिस्तानी क्षेत्रों पर लगाने चाहिए, ताकि वहाँ की भूमि को अपरदित होने से रोका जा सके। पांचवा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, यानी जो हमारे पास वीरान पड़ी भूमि है उनको हम ज़्यादा पेड़ लगाकर या तो उन्हें जंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उस भूमि पर कृषि
कार्य अप्लाई करने के लिए उन भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण कम हो सके। तीसरा है खनन नियंत्रण, यानी हमें ऐसे क्षेत्रों पे खनन की गतिविधियां रोकनी होगी जहां पे भूमि जो है कृषि योग्य है, जिससे कि हमारा जो भूमि उपयोग है वो अधिक से अधिक बढ़ जाएगा। तो खनन भी ज़रूरी है। तो खनन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी तकनीकें अपनाई जाएं जिससे कि कम से कम जो भूमि निम्नीकरण हो और हम रिसोर्सेज को भी रिसोर्सेज का भी खनन कर लें और भूमि भी हमें अपरदित ना करनी पड़े, भूमि भी हमारा वहाँ पे अपरदित ना हो। तो ऐसी तकनीक हमें विकसित करनी होगी जिससे कि खनन सहजता से हो सके और भूमि निम्नीकरण पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पे 100 लोगों के साथ टैग करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर इस वीडियो की जो PDF है वो अवेलेबल करा सकता हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कीजिए और इस वीडियो की जो PDF है वो आप तक उपलब्ध हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।